26 नवंबर 2008 की शाम हमेशा की तरह मुंबई की सड़कों पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। अपने कल से अनजान हर कोई अपने काम में बिजी था। किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि अब से बस कुछ ही घंटे बाद मुंबई में ऐसी तबाही होगी जिसे मुंबई शहर कभी नहीं भुला पाएगा। मुंबई को दहलाने के लिए आम कपड़ों में आम दिखने वाले 8 लड़के स्पीड बोट से बुधवार पार्क में उतरते हैं। इतना नॉर्मल दिखने के बावजूद भी इन लड़कों को देखकर वहां के लोकल लोगों को थोड़ा अजीब महसूस होता है। इन लोगों में मौजूद भरत तमोरे नाम के एक आदमी को अजीब लगने के साथ साथ कुछ मिस्टीरियस भी फील हुआ। इसलिए उन्होंने फौरन सभी लड़कों को रोककर उनसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस सवाल पर पहले तो सभी हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर कोई खुद को स्टूडेंट तो कोई कुछ बताता है। लेकिन इतने में उन लड़कों में से एक लड़का जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि अपने काम से काम रखो। रात का वक्त था और ऐसे में एक ही उम्र के 8 लड़के कंधों पर 2 बड़े बड़े बैग लेकर बिना कुछ बताए। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों ये जो वीडियो है मुंबई अटैक 26/11/2008 में जो मुंबई के ऊपर अटैक हुआ था, काला दिन, उस दिन को शायद हमें लगता है कि अब जनता भुलाने लगे। दोस्तों ये सब चीज जो है बुरा वक्त, खास करके अच्छे वक्त अगर आप भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, लेकिन बुरे वक्त हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुरा वक्त भूल जाएंगे तो आने वाला जो सही दिशा है, दशा है, उसको हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हमें इस वक्त को जो है नहीं भूलना चाहिए। वो काला दिन जो मुंबई पे अटैक हुआ था, और एक ही जगह नहीं, एक साथ कई जगह अटैक हुआ था, और उसका जितना भी प्लानिंग था वो पूरे पाकिस्तान में हुआ था उसका प्लानिंग। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले वीडियो वॉच करते हैं। ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने आपको दिखा दिया, ये हमारा सेकंड पार्ट है। आइए हम लोग वीडियो वॉच करेंगे, फिर हम लोग करेंगे इसके ऊपर रिजेक्ट। रात भर रहते हैं और सुबह उन्हें मार्कोस कमांडो सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं। अडानी तो सेफ हो चुके थे, लेकिन अभी भी यहाँ हजारों लोगों की जान दांव पर लगी थी। दोनों आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे। गोलीबारी की आवाज सुनकर हर तरफ डर का माहौल था। सबसे पहले इन दोनों आतंकियों ने मेन गेट पर ड्यूटी कर रहे गार्ड की हत्या कर दी। उसके बाद होटल के ग्राउंड फ्लोर पर जो भी लोग थे उनमें से कुछ को मार दिया और कुछ को हॉस्टेज बना लिया। ग्राउंड फ्लोर के बाद आतंकी फायरिंग करते हुए सीढ़ियों से ऊपर के फ्लोर्स को खंगालने लगते हैं। हालांकि इस मौके का फायदा उठाकर मुंबई पुलिस अलग अलग गेट से कई बड़े अधिकारियों को सेफली रेस्क्यू कर लेती है। 200 के करीब लोग खुद होटल की खिड़कियों को तोड़कर बेडशीट और पर्दों के सहारे अपनी जान बचाने में सफल होते हैं। यहाँ पर आतंकियों का मोटिव किसी बड़े बिजनेसमैन या फॉरेन डेलीगेट्स को हॉस्टेज बनाने का था, ताकि इसके सहारे वो इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सके। दोनों आतंकी होटल में घुसने के साथ ही पहले 5th फ्लोर पर अटैक भी इसलिए ही करते हैं क्योंकि 5th फ्लोर पर बिजनेस सेंटर था। उन्हें लगा था कि इस फ्लोर पर उन्हें कोई ना कोई बड़ा आदमी जरूर मिल जाएगा। हालांकि अगर गौतम अडानी को रेस्क्यू नहीं किया जाता तो इनके मंसूबे पूरे हो भी सकते थे। लेकिन 5th फ्लोर पर किसी बिग पर्सनैलिटी के ना मिलने पर दोनों आतंकी फायरिंग करते हुए 6th फ्लोर पर चढ़ जाते हैं और वहां अपना कंट्रोल सेंटर बनाने के लिए एक कमरा तलाशने लगते हैं। उनकी नजर रूम नंबर 520 पर पड़ती है, जो अंदर से बंद था। बहुत खटखटाने के बाद भी गेट नहीं खुलता तो आतंकी हथियारों से मारकर गेट खोल देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। दरअसल उस कमरे में कॉर्पोरेशन बैंक के फॉर्मर चेयरमैन KR रामामूर्ति मौजूद थे। होटल में गोलियों की बौछार और लोगों की चीख पुकार से उन्हें भी इस हमले के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अपने रूम के गेट को बंद कर वॉशरूम में छुप जाते हैं। लेकिन कमरे का गेट खुलते ही उनकी धड़कनों की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है और जिसका डर था वही होता है। वॉशरूम में छुपे रामामूर्ति आतंकियों की नजर में आ जाते हैं, लेकिन आतंकी उनको मारने के बजाय उन्हें वही बंधक बना लेते हैं। ताज होटल पर अटैक के बीच ही विले पार्ले और वाड़ी बंदर में चलती टैक्सी में तेज आवाज के साथ बॉम्ब ब्लास्ट होता है और आसमान धुएं से भर जाता है। टैक्सी में ट्रैवल कर रहे सभी लोग मारे जाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि आसपास की कई बिल्डिंग्स में आग लग जाती है और उससे भी कई लोगों की मौत हो जाती है। टैक्सी में बॉम्ब लगाने का काम भी उन 10 लोगों में से ही कुछ टेररिस्ट का होता है। दरअसल आतंकी फेमस और क्राउडेड जगहों को टारगेट तो कर ही रहे थे, इसके अलावा उनका टारगेट वो टैक्सी भी होती है जिनसे वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। आतंकी टैक्सी में ट्रैवल करते समय ड्राइवर को बातों में उलझाकर उनमें बॉम्ब लगा देते और फिर खुद टैक्सी से उतर जाते। टैक्सी ब्लास्ट के जरिए भी वो मुंबई को दहला रहे थे। ताज होटल में जब दोनों आतंकी 6th फ्लोर पर अपना कंट्रोल रूम बना रहे थे, तभी उनके 2 और साथी नाजिर और शोएब भी ताज होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचते ही ये दोनों
दोनों आतंकी पागलों की तरह अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कई लोगों को मार देते हैं और 4 लोगों को हॉस्टेज बनाकर रूम नंबर 520 में ले जाते हैं। अब इस रूम में 4 आतंकी और 5 हॉस्टेजेस होते हैं। इस वक्त कोई आतंकी लगातार किसी से फोन पर आगे के हमले को लेकर बात कर रहा होता है, तो कोई आतंकी 5 बंधकों की आईडीज को गूगल पर सर्च करके ये ढूंढने की कोशिश में लगा होता है कि काश इनमें से कोई एक बड़ा आदमी हो जिसके जरिए भारत सरकार पर दबाव बनाकर नेगोशिएशन किया जा सके। लेकिन पकड़े हुए लोगों में कोई भी बड़ा नाम नहीं मिलने पर आतंकी कमरे की चादरों और पर्दों में आग लगा देते हैं और रूम को लॉक करके खुद बाहर आ जाते हैं। आग के धुएं से हॉस्टेजेस का दम घुट रहा होता है, लेकिन किसी भी तरह वो एक दूसरे को आजाद करके बेडशीट्स के सहारे कमरे की खिड़कियों से नीचे उतरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ये 5 हॉस्टेजेस तो बच जाते हैं, लेकिन ताज होटल में अब तक 31 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। एक तरफ ताज होटल में आतंक मचा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों की चौथी टीम के नासिर और बाबर इमरान नरीमन हाउस में घुसकर वहां मौजूद लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं। दरअसल नरीमन हाउस पर इन आतंकियों का अटैक करने का एक अलग मोटिव होता है। 5 फ्लोर की ये बिल्डिंग जूइश ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2 साल पहले ही खरीदी गई थी, जिस वजह से नरीमन हाउस एक यहूदी सेंटर होता है। यहाँ कई यहूदी आकर रुकते और प्रेयर करते। इस जगह पर इजरायली प्रीस्ट राबी गैब्रियल होल्सबर्ग और उनकी पत्नी रिफ्का अपने बेटे मोशे के साथ रहते थे। जूस सेंटर होने की वजह से आतंकियों का प्लान यहाँ पर किसी को मारने की बजाय उन्हें बंधक बनाने का होता है। उनका मोटिव था कि वो सभी इजरायली सिटीजन्स को हॉस्टेज बनाकर इजरायली गवर्नमेंट से नेगोशिएट करते, जिसके चलते इजराइल भारत पर अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए दबाव बनाता। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये फुल प्लानिंग कहाँ पे हो रहा है। आप पाकिस्तान का जितना भी वीडियो है, अगर पब्लिक वीडियो है खास करके, उस वीडियो को आप उठा करके देख लिए, हर एक पाकिस्तानी यही बात बोलता है कि क्या बोलता है, इजरायली यहूदियों को मार दो, हिंदुओं को मार दो, इसको मार दो, उसको मार दो। अरे कमीने, तुम क्यों जिंदा रहोगे इस दुनिया में? तुम भी मर जाओ। और मरते हो तुम लोग, खुद की मौत खुद ही मरते हो। वापस में ही तुम लोग मर मर के, मतलब क्या बोलता है, एक दूसरे के ऊपर बम फेंक देते हो तुम लोग। यही इन्हीं बिहेव की वजह से अब क्लियर हो रहा है ना दोस्तों, ये कहाँ से प्लानिंग हुआ था। पूरे के पूरे पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार इसको प्लानिंग किया था। पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है ISI, उनका ये प्लान था। लेकिन हमारे अंदर भी कुछ कमी है। हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो हमारा रॉ है, वो इसमें जो है उनसे चूक हुआ था। उन्हें इसका कानो कान भनक तक नहीं लगा और इतना बड़ा हमला हो गया। कहीं आम जगह नहीं हुआ। मुंबई भारत का सबसे बड़ा कैपिटल ऑफ इनकम है, स्रोत है, जरिया है एक तो। हम कह सकते हैं कि सेकंड जो अगर कहिएगा, जैसे दिल्ली हमारा जो है क्या बोलते हैं, एक ये है दिल्ली, जिस हिसाब से हमारा कैपिटल है, तो सेकंड कैपिटल जो है हमारा मुंबई है। तो ये फुल प्लानिंग जो है पाकिस्तान से हुआ, ऑपरेट हुआ। और अभी के समय में दोस्तों बोल रहा है ना, पाकिस्तान के साथ एशिया कप या क्या बोलते हैं, कई क्रिकेट हो, ये हो वो। हम तो जयशंकर साहब अभी गए थे, हम उसके भी विरोध में हैं। सर, जब जब पाकिस्तान से दोस्ती हुई है या कोई बातचीत हुआ है, तब तब भारत पे अटैक हुआ है। इतिहास गवाह है। आप पूरे इतिहास को जो है, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इसको आप जो है कम से कम देखिए उसको। और जब जब थोड़ा भी अच्छा रिलेशन पाकिस्तान के साथ हुआ है, तब तब भारत को जख्म मिला है। आप जयशंकर साहब गए थे ना, वहां मतलब थोड़ा सा अगर रिलेशन अच्छा होगा, आप यकीन मानिए, हम अभी भविष्यवाणी कर देते हैं, भारत के ऊपर फिर एक अटैक होगा, फिर से एक अटैक होने वाला। तो हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, जितने भी हमारे एजेंसी हैं। आइए दोस्तों वीडियो देख। इस तरह आतंकियों का मकसद इजराइल और इंडिया के रिलेशन में फूट डालने का भी था। इसलिए दोनों आतंकी यहाँ रह रहे गैब्रियल और उनकी पत्नी रिफ्का पर इजराइल की एम्बेसी से बात करवाने के लिए प्रेशर बनाते हैं। लेकिन जब कोई बात नहीं बनती तो आतंकी फ्रस्ट्रेट होकर नरीमन हाउस को भी खून से रंग देते हैं। इस हमले में गैब्रियल और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ समेत 9 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। CST स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, नरीमन हाउस और टैक्सी बॉम्ब ब्लास्ट्स। जहां इतना सब हो रहा था, तो वही आतंकियों का 5वां ग्रुप अब्दुल रहमान और फहदुल्ला ओबरॉय होटल के पास बोट को समुद्र के किनारे लगाते हैं और होटल की लॉबी में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी आतंकियों का अटैक का तरीका सेम होता है। ये दोनों आतंकी भी बाकी आतंकियों की तरह ओबरॉय होटल में गोलीबारी करते हैं। गोलियों की आवाज से कई लोग जैसे तैसे बचकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इस दौरान आतंकी होटल के 2 स्टाफ मेंबर जॉर्डन और प्रदीप को बंदी बना लेते हैं।
आतंकी पहले जॉर्डन को पकड़कर उसे फोर्स करते हैं कि वो फर्नीचर और पर्दों पर अल्कोहल डालकर उनमें आग लगाए, लेकिन ऐसा करते हुए जॉर्डन के हाथ कांपने लगते हैं, जिसे देखकर एक आतंकी गुस्से में आ जाता है और जॉर्डन को गोली मार देता है। जॉर्डन के मरते ही आग लगाने का काम प्रदीप को सौंपा जाता है। प्रदीप मौत के डर से जैसे तैसे वहां मौजूद पर्दों और फर्नीचर में आग लगा देता है। इसके बाद प्रदीप से वीआईपी लोगों के बारे में आतंकी पूछताछ करते हैं। यहाँ प्रदीप चालाकी दिखाते हुए बताता है कि वीआईपीज ऊपर वाले फ्लोर पर होंगे, इसलिए लिफ्ट से जाना पड़ेगा। प्रदीप और दोनों आतंकी लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिफ्ट के खुलते ही प्रदीप आतंकियों को चकमा देकर अकेला लिफ्ट में घुस जाता है और नीचे जाने का बटन दबाकर लिफ्ट को बंद कर देता है। यह सब इतना अचानक से हुआ था कि आतंकियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इस चकमे से आतंकी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और पहले लिफ्ट और फिर चारों तरफ पागलों की तरह फायरिंग करने लगते हैं। इस हमले में 30 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। एक ही दिन एक ही वक्त पर अलग अलग जगह से अटैक्स की खबर सुनकर महाराष्ट्र पुलिस क्लूलेस हो जाती है। कुछ देर के लिए उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि गोलीबारी की सूचना पाते ही मुंबई एटीएस के हेड हेमंत करकरे जल्द ही अपनी टीम तैयार कर आतंकियों का पीछा करते हैं। वो पहले सीएसटी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, पर वहां तब तक खून का खेल खेला जा चुका था। तभी उन्हें फोन पर पता चलता है कि 2 आतंकी बंदूकें लेकर कामा हॉस्पिटल के पास वाली गली में देखे हैं। ये क्लू मिलते ही हेमंत करकरे अपनी गाड़ी को कामा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देते हैं। इस गाड़ी में हेमंत करकरे के साथ एसीपी अशोक कामते, विजय सलास्कर, हेड कांस्टेबल अरुण जाधव और 3 सिपाही भी मौजूद थे। गाड़ी जैसे ही कामा हॉस्पिटल की गली के पास पहुंचती है, सीएसटी पर हमला करने वाले कसाब और इस्माइल एकदम से गाड़ी के सामने आ जाते हैं और गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वो कुछ ही मिनट्स में AK-47 की 2 मैगजीन पुलिस की गाड़ी पर खाली कर देते हैं। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी गोलीबारी होती है, जिसके चलते कसाब के हाथों में गोली लग जाती है, लेकिन आतंकियों के ताबड़तोड़ हमले ने पुलिस की गाड़ी को छल्ली कर दिया था। पुलिस की तरफ से फायरिंग रुकते ही कसाब और इस्माइल गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और कंफर्म करते हैं कि कोई पुलिस वाला जिंदा तो नहीं बचा। इस गोलीबारी में हेमंत करकरे सहित कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। दोनों आतंकियों ने जब गाड़ी में आगे पीछे देखकर पक्का कर लिया कि कोई भी जिंदा नहीं है, तो वो विजय सलास्कर, हेमंत करकरे और अशोक कामते की बॉडीज को नीचे उतारते हैं और ड्राइवर वाली सीट को खाली कर देते हैं। आतंकी पीछे की सीट पर बैठे पुलिस कर्मियों की डेड बॉडीज को भी गाड़ी से उतारना चाहते थे, लेकिन पीछे का डोर ना खुलने की वजह से टाइम ना वेस्ट करते हुए वो आगे वाली सीट पर बैठकर गाड़ी को लेकर वहां से मालाबार हिल की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि गोलीबारी के कारण गाड़ी की हालत काफी खराब हो जाती है। गाड़ी के टायर्स में गोली लगने की वजह से कुछ दूर चलते ही गाड़ी पंचर हो जाती है। दोनों आतंकी गाड़ी को चेंज करने का सोचते हैं कि तभी उन्हें सामने से एक स्कोडा गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ती है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं और बंदूक के दम पर स्कोडा को रोककर उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और मालाबार हिल की तरफ बढ़ जाते हैं। इस वक्त 2 चीजें अच्छी हुई। एक तो आतंकी स्कोडा कार में बैठी फैमिली को मारना भूल जाते हैं, और दूसरा ये कि आतंकियों का ध्यान नहीं जाता कि जिस पुलिस कार में बैठकर वो यहाँ तक आए थे, इसके पीछे की सीट पर हेड कांस्टेबल अरुण जाधव अभी भी जिंदा थे। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा है, जैसे हमने आपको बताया था। ये वीडियो का जो है सेकंड पार्ट है। इससे आगे का कहानी हम आपको थर्ड पार्ट में बताएंगे। थर्ड पार्ट आप देखना नहीं भूलिएगा। मुंबई का वो काला दिन 26/11 जो पाकिस्तानियों ने जो रचा था। हम किसी एक क्या बोलते हैं आतंकवादी पाकिस्तानियों का नाम नहीं लेंगे, हम पूरे पाकिस्तानी ही आतंकवाद है। वो देश ही आतंकवाद के लिए है। जिन्ना ने जो हमसे देश अलग लिया था, वो आतंकवाद बनाने के लिए ही देश हमसे अलग लिया था। जिन्ना ने, देख रहे हैं ना आप पूरे प्लानिंग किस तरह से है। इतने बड़े बड़े हथियार, इतने बड़े बड़े हथियार। अरे कमीनों, माँ के दूध अगर इतना तुम्हारा उबाल मार रहा है, तो तुम जो है डायरेक्ट वार करो ना। एक डिक्लेयर वॉर जो है तुम घोषित करो। हमारी सेना जो है, हमारे जो सैनिक है, वीर जवान, वो बॉर्डर पे खड़े हैं। आओ युद्ध लड़ो हमसे, देखते हैं किसके माँ के दूध में कितनी ताकत है। वहां पे तो तुम्हारा दूध, माँ का दूध में उबाल जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम किससे पैदा हुए हो खुद तुमको नहीं पता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, हम थोड़ा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि बात ही ऐसी है दोस्त। हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो जाता है। और एक चीज और मैं सबको मतलब बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाइयों हैं, दोस्त हैं, वो सब आपके अगल बगल में अगर कोई भी अनजान व्यक्ति रहने के लिए आता है, तो उसका छानबीन आप जरूर करें। ये आपका जो है अधिकार है। आप उनसे उनका आधार कार्ड जरूर मांगे, उनसे पूछे। अगर थोड़ा भी आपको डाउट फील होता है, उनके लैंग्वेज में फर्क होते हैं, अगर बाहर का लोग रहेगा तो कुछ न कुछ
क्लू जरूर देता है दोस्तों। तो जहां भी आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उससे आप पूछताछ जरूर करें। अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो स्थानीय जो पुलिस होगा, जो चौकीदार होता है, हवलदार होता है, उनको एक बार कान में ये बात जरूर डाल दे कि सर हम ऐसा ऐसा गतिविधि देखे हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये बंदा अनलीगल है। वो अपने हिसाब से उनको पूछताछ कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा अधिकार भी है, राइट भी है, इसमें कोई कानून का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। ये हमारे भारतीय होने का ये पूरा अधिकार हमको भारतीय संविधान में हमें मिलता है। तो ये हमारा भी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी एजेंसी या पुलिस ही कितने जगह जाके देखते रहेंगे, ये हम लोग का भी जिम्मेदारी बनता है ना दोस्तों। तो ऐसा है दोस्तों, ये सेकंड पार्ट था। अब हम आपको थर्ड पार्ट बहुत जल्द ला करके आपके लिए आपको दिखा देंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जो हमारे नए व्यूअर हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा जो आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है, इसमें क्या सुधार चाहते हैं आप, जरूर हम कोशिश करेंगे आपके लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, नजर खोल कर रखिए, अड़ोस पड़ोस में नजर डाल कर रखिए। जय हिंद दोस्तों।